हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन सेट है वो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसी क्वेश्चन सेट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरा चैनल में नया है, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी एमसीक्यू सेट में क्वेश्चंस है उसको आप लोग एक बेस मान के उसी लाइन में और किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसी दिशा में सोचिए और आगे प्रिपेयर होते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन सेट का, अंडर प्रोविजन ऑफ व्हिच रेगुलेशन ऑफ एमएमआर 1961 हेलमेट शाल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू वर्कर्स एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 3 years। यानी कि ये बोल रहा है कि एमएमआर 1961 का किस रेगुलेशन में ये प्रोविज़न है कि जो हेलमेट माइंस में हम लोग पहनते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्कर्स को दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 3 साल में कम से कम एक बार दिया जाएगा। तो ये देखिए, आप अगर ऐसे मतलब तैयारी में जनरली क्या होता है कि हाँ जानते हैं कि सेफ्टी शूज 6 महीने में एक बार मिलता है, हेलमेट 3 साल में एक बार मिलता है लेकिन ये किस रेगुलेशन का प्रोविज़न है ये पूछ रहा है, रेगुलेशन नंबर पूछ रहा है। तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट रेगुलेशन नंबर ही पूछ लेता है, इसीलिए प्रोविज़न के साथ साथ आपको रेगुलेशन नंबर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? रेगुलेशन 182, 182A, 182B, 183। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 182A, जो कि ऑप्शन बी में है, 182A। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसी क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो 182A तो ठीक है, हो गया इसका आंसर। लेकिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको फिर देखना है कि अच्छा 182 में क्या है, 182B में क्या है, 183 में क्या है। ऐसे एक बार नज़र डाल देंगे तो आपको रेगुलेशन नंबर भी याद हो जाएगा, एक सीरियली याद रह जाएगा कि ये सब चीज़ में क्या क्या प्रोविज़न है। जैसे 182 में क्या है? 182 में है हमारा जो प्रोटेक्टिव फुटवेयर के बारे में। प्रोटेक्टिव फुटवेयर मतलब जो सेफ्टी शू, उसका यूज, सप्लाई, मेंटेनेंस के बारे में 182 में लिखा है। 182 में लिखा है। 182A में हेलमेट के बारे में लिखा गया है। 182B के बारे में दो बाकी जितना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे आपका सेफ्टी गॉगल्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, मतलब सीन गार्ड हो गया, जो हेलमेट और सेफ्टी शू को छोड़ के बाकी जितना। ठीक है, वैसे 183 में क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट सिकनेस है। अगर आपका तबीयत खराब है, आप एब्सेंट रहना चाहते हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपका सुपीरियर ऑफिशियल को। इसके बारे में प्रोविज़न है 183 में। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन एक हमको मिला, उसका आंसर भी हमको मिल गया कि इसका जो हेलमेट के बारे में 182A में लिखा है। लेकिन इसी के साथ साथ हम और 3 रेगुलेशन का भी अभी याद कर लिए। तो इस टाइप के करने से आप कभी भूलेंगे नहीं और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा दिमाग में। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ छूट गया है। जैसे 182A के बारे में आप पढ़ रहे हैं, 182 में क्या लिखा है? प्रोटेक्टिव फुटवेयर। 182A में क्या है? अभी अभी पढ़े, हेलमेट। 182B में क्या लिखा है कि बाकी जितना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे सीन गार्ड हो गया, गगल्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, इसके बारे में 182B में। और एक भी है 182C। 182C में ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन के बारे में लिखा गया है कि यानी कि जो आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्री में मिला है करके हम कुछ भी करके मतलब यूज कर रहे हैं उसको। हाँ ठीक है, ख़राब हो जाएगा तो मिलेगा ही हमको, ऐसा नहीं। उसका केयर लेना, उसको सही तरीके से यूज करना ड्यूटी टाइम में, ये ऑब्लिगेशन रहना चाहिए वर्कर्स का। और ये प्रोविज़न है 182C में। ठीक है, तो
एक साथ 182 में क्या है, ए 182 का ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, फिर 183 में क्या है, ऐसे सब कुछ एक बार देख लेंगे तो आपका दिमाग में फिट हो गया कि 182 हमारा सेफ्टी शू हो गया, 182 ए हेलमेट हो गया, 182 बी ये दोनों को छोड़ के बाकी जितना प्रोटेक्टिव हो इक्विपमेंट हो गया, 182 सी उसका ऑब्लिगेशन हो गया कि हमको इसको सही ढंग से पहनना है ड्यूटी आवर में, ठीक है। 183 हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट सिकनेस। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, रेगुलेशन नंबर भी, सेक्शन नंबर भी, रूल नंबर भी, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है और हम सोचते हैं कि हम सिर्फ जो मुश्किल मुश्किल वाला एमसीक्यू करेंगे, इजी इजी नहीं करेंगे, और इसी इजी वाला जब एग्जाम में आता है तो फिर उसी में हम लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके हमको सभी तरीकों से हमको तैयार रहना है कि कुछ भी आए। जैसे युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वही मेरे को अटैक करेगा, थोड़ी ऐसा थोड़ी है। अब किसी दूसरे के साथ युद्ध करते होंगे, कहीं दूसरे तरफ से भी आ सकता है आपका ऊपर अटैक करने वाला। तो आपको आँख कान सब खुला करके रखना है और तैयारी भी इसी ढंग से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंचमार्क इज सॉरी कहाँ चला गया, बेंचमार्क इज शोन इन व्हिच कलर इन माइंड प्लान। बेंचमार्क माइंड प्लान में कौन सा कलर में शो होता है? ये प्रोविजन कहाँ है? सेकेंड शेड्यूल में है। जो आप जानते हैं एमएमआर 1961 का फर्स्ट शेड्यूल में सभी फॉर्म वगैरह है, फॉर्म 1 टू लेके फॉर्म 6 तक। उसी तरह सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें हमारा दिया गया है जो कन्वेंशंस, जो कि हम माइंड प्लान सेक्शन बनाने के टाइम में यूज करेंगे। किस चीज़ को कौन सा कलर में दिखाएंगे, डाइक को ब्राउन में दिखाएंगे, सर्वे स्टेशन को ब्लैक में दिखाएंगे। उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बेंचमार्क को कौन सा कलर में दिखाया जाता है माइंड प्लान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लैक कलर में, ठीक है। आप क्या कीजिए कि ब्लैक कलर में जो जो चीज़ दिखाया जाता है उसको एक जगह पे लिख दीजिए, ग्रीन कलर में जो जो चीज़ दिखाया जाता है उसको एक जगह पे, रेड कलर में जो जो चीज़ दिखाया जाता है उसको एक जगह पे, ऐसे ही ब्लू कलर का। तो हर कलर का एक चेकलिस्ट बना लीजिए तो आपको याद रह जाएगा, फिर रट्टा मारने का ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ ब्लैक कलर में क्या क्या दिखाते हैं। रेड कलर में जैसे सब्सिडेंस वगैरह वो सब रेड कलर में रहता है, प्रोहिबिटेड माइनिंग एरिया रेड कलर में दिखाया जाता है। तो इस टाइप का, बाकी बोर होल को भी रेड में, हाँ रेड में दिखाया जाता है। तो इस टाइप का आपको बनाना है नोट। ऐसा नहीं कि हम नोट बना रहे हैं का मतलब ये नहीं कि किताब देख के किताब में जो लिखा गया है हमको उसी को छापना है, ऐसा नोट नहीं बनाते हैं। अपने तरीके से खुद जैसे समझ पाएंगे वैसे ही नोट बनाना है कि आपका नोट को कोई देखे तो उसको लगेगा कि ये पागल है, ये कुछ भी क्या क्या लिख के चला गया है, ऐसा वो उसको समझने दीजिए। नोट हमेशा पर्सनल होना चाहिए। आप कैसे समझते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, उसी तरीके से आपका नोटबुक में चीज़ें रहना चाहिए, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा इसको कैसे रखना है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The blaster shall record the details of the explosive used or returned in connection with the blasting operation as per provision of dash of MMR 1961। देखिए इस टाइप का सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि जो ब्लास्टर है, ब्लास्टिंग में कितना एक्सप्लोसिव यूज हुआ, कितना एक्सप्लोसिव रिटर्न हुआ, ये सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ये प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है एमएमआर में? तो देखिए आप एमएमआर में पढ़ेंगे तो उसका हेडिंग हो सकता है अलग कुछ लिखा होगा, लेकिन चीज़ वही है, यही चाहता है करवाने के लिए एमएमआर, ठीक है। तो ये प्रोविज़न कहाँ है? रेगुलेशन 163, रेगुलेशन 165, रेगुलेशन 169, रेगुलेशन 172। तो किस रेगुलेशन में ये प्रोविज़न है? रेगुलेशन 169 में। अगर आप रेगुलेशन 169 पढ़ेंगे तो उसका हेडिंग हो सकता है कुछ अलग लिखा हो, लेकिन उसका मतलब वही है कि आप जो ब्लास्टर है वो ब्लास्टिंग के दौरान जितना एक्सप्लोसिव यूज होता है, जितना एक्सप्लोसिव रिटर्न होता है, इस सभी का पार्टिकुलर्स एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करके रखेगा, और ये रेगुलेशन 169 में क्लियरली लिखा गया है, ठीक है।
अगर आप रेगुलेशन नंबर का हेडिंग खाली रट्टा मार के भी गए हैं तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये रेगुलेशन में ये लिखा होगा। लेकिन हमको तो डिटेल में तैयारी करना है, हमको रट्टा मारना नहीं है, हमको चीज़ों को समझना है। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा रट्टा मारना भी पड़ता है, लेकिन ये वो जगह नहीं है। कुछ कुछ जगह होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप समझ, कुछ चीज़ें होता है जहाँ पे आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ग्राउंड वाइब्रेशन का जो चार्ट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, उसमें भी कच्चा घर, फिर वो रेनफोर्स सीमेंट आरसीसी जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका एक टेबल है, चार्ट है। जैसे उसका खर्च दिया जाता है, किस टाइप का बिल्डिंग है वो दिया जाता है, तो वो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारने पड़ेगा। उसमें कोई हाँ कंसेप्ट समझना है कि हाँ ये चीज़ ये है, लेकिन टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। उसी टाइप का रेगुलेशन नंबर आपको प्रोविजन किया दिया गया है उसको भी समझना पड़ेगा और हेडिंग को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रेगुलेशन नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड लाइट स्टैंडर्ड ऑफ एन एवीए टू बी फिटेड इन डंपर? डंपर में जो एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म फिटिंग होता है उसका स्टैंडर्ड क्या प्रेस्क्राइब किया गया है? shall not be less than 300 lux measured at a distance of 1 meter, shall not be less than 300 lux measured at a distance 300 meter, shall not be less than 300 lux measured at a distance of 300 mm, none of these। ये डायरेक्ट सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो प्रेस्क्राइब किया गया है स्टैंडर्ड कि 300 जो यूनिट है, यूनिट मतलब जहाँ पे फिटिंग हुआ है, मान लीजिए ये आपका डंपर है। ठीक है, ये मान लीजिए डंपर है आपका, यहाँ पे एवीए लगा होता है, ये उसका यूनिट है। तो एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म का जो यूनिट है उससे 300 mm डिस्टेंस में अगर हम मेजर करेंगे तो उसका जो लाइट का इंटेंसिटी, जो रेड कलर का लाइट ब्लिंक होता है रिवर्स के दौरान, ऑडियो विजुअल अलार्म कब काम में आता है? जब रिवर्सिंग होता है, रिवर्स होता है व्हीकल, तो ऑडियो साउंड के होने के साथ साथ लाइट भी ब्लिंक करता है। तो जो लाइट का इंटेंसिटी 300 लक्स होना चाहिए अगर हम 300 mm डिस्टेंस से उसको मेजर कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस में करेंगे तो वो इंटेंसिटी थोड़ी रहेगा, वो तो कम हो जाएगा। लेकिन प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड बोल रहा है कि यूनिट से, जो उसका यूनिट है मान लीजिए यहाँ फिक्स हुआ है, तो उसका 300 mm डिस्टेंस में अगर मेजर करेंगे उसका लाइट का इंटेंसिटी तो 300 लक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। All mechanized mines where HEMM are being used, where 100 or more workers are employed, should appoint workmen inspector is a recommendation of which NSC? कौन सा NSC का ये प्रोविजन है कि जितना भी मतलब मैकेनाइज्ड माइंस है, ठीक है, जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेगा। ये प्रोविज़न अगर नहीं होता तो नॉर्मली जो माइन रूल में लिखा गया है 500 या उससे ज़्यादा अगर वर्कमैन रहते हैं तो उसके लिए एक जो स्टैट्यूटरीली ये प्रोविज़न है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। एक मैकेनिकल, एक माइनिंग और एक इलेक्ट्रिकल्स का रहते हैं अगर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। लेकिन मैकेनाइज्ड माइंस में आजकल उतना आदमी कहाँ रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। कुछ कुछ माइंस में 100 भी नहीं होते हैं जो मैन पावर स्ट्रेंथ। ठीक है, मैकेनाइज सब कुछ है तो उसमें ज़्यादा आदमी का क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर 100 या उससे ज़्यादा अगर आपका हो गया स्ट्रेंथ तो वहाँ पे भी आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो रिकमेंडेशन है, कौन सा एनएससी का, नेशनल, कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, एनएससी मतलब नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कौन सा एनएससी का ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, 9th, 10th, 11th या 12th, कौन सा एनएससी का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का। 10th एनएससी का ये स्टैट्यूटरी रिकमेंडेशन है कि 100 या उससे ज़्यादा वर्कर अगर एक मैकेनाइज्ड माइंस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आज पर 10th NSC 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नॉइज मैपिंग शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर वेरियस वर्क प्लेसेस along with personal noise dosimetry of individual workmen exposed to noise level above gas। ये बोल रहा है कि नॉइज मैपिंग वहाँ पे कंपलसरी करना पड़ेगा और वर्कमैन जहाँ जिस वर्क प्लेस में वर्कमैन कितना नॉइज लेवल से ज़्यादा नॉइज को अगर एक्सपोज हो रहा है तो पर्सनल नॉइज डोजिमेट्री का भी प्रोविज़न के लिए वहाँ पे रेकमेंड किया गया है 10th NSC में, कितना नॉइज लेवल से ऊपर होने से। ऑप्शन क्या बोल रहा है 85 dBA, 90 dBA, 115 dBA। इस टाइप का और एक क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि डेंजर जोन कौन सा है, वार्निंग डेंजर लिमिट क्या है, वार्निंग लिमिट क्या है। जैसे 85 dB हो गया वार्निंग लिमिट, 90 dB हो गया डेंजर लिमिट, 140 dBA पहुंच जाएगा तो वहाँ अलाउ ही नहीं है वर्कर को उस एरिया में काम करने के लिए। तो इसको भी याद रखने के साथ साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि कितना नॉइज लेवल से ऊपर होने से पर्सनल नॉइज डोजिमेट्री का उपयोग करते हुए नॉइज मैपिंग करना है। तो इसका सही आंसर है 85 dBA। ये प्रोविज़न कहाँ है, ये 10th NSC का एक रिकमेंडेशन है। तो इसका सही आंसर होगा 85 dBA जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Initial medical examination is mandatory for dash before their engagement in any mining job। ये जो IME PME होता है उसी में से IME का बात बोल रहा है। IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई भी आदमी जॉब में जाने से पहले उसका IME होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए कंपलसरी है? ऑप्शंस क्या क्या बोल रहा है? परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, ऑप्शन बी बोल रहा है परमानेंट एंड टेम्पोररी एम्प्लॉयज के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए, ऑप्शन डी बोल रहा है सबके लिए, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पोररी हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, सबके लिए IME कंपलसरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सबके लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उसके लिए IME जरूरी नहीं है या फिर जो टेम्पोररी वर्कर है उसके लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पोररी हो या फिर परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, सबके लिए IME कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन ड्राइविंग और HMM ऑपरेशंस शुड अंडरगो आई रिफ्रैक्शन टेस्ट एटलीस्ट डैश। जो लोग ड्राइविंग में या HMM ऑपरेशन में एंगेज्ड है उनका आई रिफ्रैक्शन टेस्ट करना कंपलसरी है। कितने टाइम इंटरवल में? ऑप्शंस क्या क्या है? once in a year, twice in a year, once in every 3 years, once in every 2 years। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, once in a year, साल में एक बार कम से कम जो लोग ड्राइविंग या HMM ऑपरेशन में एंगेज्ड है। HMM ऑपरेशन मतलब हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, सोवेल हो गया, डंपर हो गया, डोजर हो गया, ये हमारा पेल लोडर हो गया, कोई भी, या ड्रिल मशीन में हो गया, कोई भी HMM का ऑपरेटर या फिर जो लोग ड्राइविंग में इन्वॉल्व है उनका आई रिफ्रैक्शन टेस्ट करना जरूरी है साल में कम से कम एक बार, once in a year। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पर DGMS सर्कुलर 1 of 2010, once in a week sound level and intensity of light of ABA of at least that shall be measured and to be recorded by a competent person। यहाँ पे दिमाग गुम हो गया, ये क्या पूछ लिया हमको? पूछ रहा है ये कि DGMS का जो सर्कुलर नंबर 1 2010 का, उसमें एक प्रोविजन है कि आपका माइंस में जितना भी गाड़ियाँ हैं, मान लीजिए जितना गाड़ियाँ यानी कि जितना डंपर्स है, क्योंकि ABA कहाँ फिट होगा? डंपर में फिट होगा। मान लीजिए आपके पास 100 डंपर है, तो कम से कम एक हफ्ते में once in a week कितना परसेंटेज ऑफ ABA को एक कॉम्पिटेंट पर्सन चेक करेगा कि उसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे क्या क्या स्टैंडर्ड है कि 300 mm डिस्टेंस में उस यूनिट का अगर हम लाइट इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो 300 लॉक्स होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। तो ये है कि नहीं, तो फिर चेक करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो फिर हाँ ठीक है वो चल रहा है, तो उसका
वो ऑपरेशन में है कि नहीं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के केस में, ठीक है, हम खरीद लिए और सुटेबल लोकेशन में प्लेस कर लिए, रख लिए, लेकिन उसका फिर चेकिंग रिफिलिंग होता है कि नहीं, उसके लिए टाइमलाइन दिया गया है कि नहीं। एक कॉम्पिटेंट पर्सन हर क्वार्टरली कम से कम एक बार उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। उसी तरह कि जो एफवीए का स्टैंडर्ड के हिसाब से एफवीए काम ठीक है कि नहीं, वंस इन वीक आपका जितना भी एफवीए यूनिट है, मान लीजिए 100 गाड़ियां हैं, 100 डंपर है, या डंपर हाईवा मिला के मान लीजिए 100 है, तो 100 में से कितना परसेंट गाड़ी का या कितना यूनिट का, क्योंकि एक गाड़ी में एक यूनिट लगेगा, कितना परसेंटेज ऑफ यूनिट का एफवीए का टेस्ट होना चाहिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए कि हाँ इतना तारीख को इसका एफवीए चेक हुआ था। कितना परसेंट, ऑप्शन बोल रहे हैं 5%, 20%, 10%, ये उस सर्कुलर में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10%। यानी कि जितना भी आपका गाड़ी है उसका 10% गाड़ियों का कम से कम एक हफ्ते में एक बार हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दिन आप करेंगे कि आज चलिए बी टेस्ट करते हैं तो सभी गाड़ी का एक दिन थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक हफ्ते के अंदर कम से कम आपका जितना गाड़ी है उसका 10% गाड़ियों का होना चाहिए। मान लीजिए टोटल 50 टो है, 50 टो का 10% कितना है, 5। तो मिनिमम 5 गाड़ी का आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर एफवीए टेस्ट हो जाना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। ये डीजीएमए सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2010 का एक प्रोविजन है। क्योंकि आजकल सर्कुलर में से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को डाला हूँ। तो इस टाइप का आपको तैयारी रखना है। हम एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल भी पढ़ेंगे, रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी पढ़ेंगे, जियोलॉजी भी पढ़ेंगे, हमारा डीजीएमए सर्कुलर भी पढ़ेंगे। जितना हमारा ये है सेफ्टी रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन से जनरल नॉलेज है, वो सब चीज़ को भी पढ़ेंगे। तो हर चीज़ को अगर हम तैयारी करके जाएंगे अपने हिसाब से, आपका बेस्ट तैयारी करके जाएंगे, तो आप जरूर उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया बाहर में से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसी को घुमा फिरा के पूछता है। बाकी आप कितना तेज है कि वो कहाँ पे चालाकी कर रहा है उसको पकड़ना है हमको, ठीक है। तो तैयारी जितना जोरदार होगा आप चालाकी भी उतना जल्दी पकड़ पाएंगे। तैयारी कमजोर रहेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन को भी घुमा के पूछ लेगा, आप देखते रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक खेल जैसा ही है, ठीक है। तैयारी जितना तगड़ा होगा रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंप स्टेशन इज शोन इन व्हिच कलर इन माइनिंग प्लान। माइनिंग प्लान में हम जो पंप स्टेशन को किस कलर में शो करते हैं, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू। ये भी वही सेकेंड शेड्यूल एमएमआर 1961 का सेकेंड शेड्यूल का क्वेश्चन है, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, भी उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है। सीधा उसका डायरेक्ट आंसर के ऊपर आता हूँ। पंप स्टेशन किस कलर में शो किया जाता है, ब्लू कलर में, जो कि ऑप्शन डी में है। पंप स्टेशन ब्लू कलर में, ठीक है। तो इस टाइप का आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सेट आपको बहुत मददगार होगा। इसी टाइप का एमसीक्यू सेट आगे भी चैनल में अपलोड होता रहेगा, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।